नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूपी एग्जाम्स जीके के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 के लिए जीके के अति संभावित प्रश्नों की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसका भाग 4 यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि जीके के अति संभावित प्रश्नों का जो भाग 4 है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन जीके के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। यह क्लास आपकी यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, तो इस क्लास को आप डेली बेसिस पर फॉलो करते रहिए। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न, इनमें से किस स्थान पर क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक है। इसमें आपसे पूछा गया कि जो क्षोभ मंडल है इसकी मोटाई सर्वाधिक कहाँ पर मिलेगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप याद रखिएगा भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर जो क्षोभ मंडल है इसकी मोटाई आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भूमध्य रेखा को हम इक्वेटर के नाम से भी जानते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान से याद कर लेना है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके अलावा आपने देखा होगा मौसम संबंधी जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे बादल का बनना, बिजली का चमकना, इसके अलावा मौसम संबंधी और कौन सी घटना, आंधी हो गया, तूफान हो गया, कोहरा हो गया, जिसे ओला पड़ता है, वो सभी जो घटनाएं होती हैं आपकी क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर में ही घटित होती हैं। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। समस्त जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं ये आपकी क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलती हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आपके सामने अगला प्रश्न दिया गया है, एंजिल जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो यह जो जलप्रपात है आपको देखने को मिल जाएगा वेनेजुएला में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वेनेजुएला में आपको एंजिल जलप्रपात देखने को मिल जाएगा। तथा वेनेजुएला जो है साउथ अमेरिका महाद्वीप यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, जो वर्तमान में काफ़ी न्यूज में था, क्योंकि वेनेजुएला पर जो है अमेरिका ने आक्रमण कर दिया था तथा यहाँ के जो राष्ट्रपति थे निकोलस मादुरो, उनको जो है उठा भी लिया था, जिस कारण से वेनेजुएला न्यूज में था। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तथा यह जो आपका यह एंजिल जलप्रपात है किस नदी पर है, तो चुरून नदी, यहाँ पर आप याद रखिएगा चुरून नदी पर आपको देखने को मिल जाएगा एंजिल जलप्रपात। तो ये सारे फैक्ट अभी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, और निम्न में से किस देश की जो थल सीमा है भारत के साथ नहीं लगती है। इसमें से वह कौन सा देश है जिसकी थल सीमा भारत के साथ नहीं लगती। यहाँ पर थल सीमा की बात हो रही है, आप याद रखिएगा थल सीमा की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूटान की थल सीमा भारत से लगती है, नेपाल की थल सीमा भारत से लगती है, पाकिस्तान की थल सीमा भारत से लगती, लेकिन श्रीलंका की थल सीमा नहीं लगती, बल्कि जो है यह जलीय सीमा साझा करता है भारत के साथ। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अलावा कौन कौन से देश हैं जो भारत के साथ थल सीमा को साझा करते हैं, आइए देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न आपको एक या दो देखने को मिल जाएंगे आपके होमगार्ड भर्ती परीक्षा में। तो सबसे पहले बांग्लादेश को आप याद रखिएगा। सबसे लंबी जो सीमा है थल सीमा बांग्लादेश भारत के साथ साझा करता है 4096 किलोमीटर की। ये किलोमीटर की भी आप याद रखिएगा। जो बांग्लादेश है यह भारत के साथ सबसे अधिक जो सीमा है वो साझा करता है लगभग 4096 किलोमीटर की। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद चीन आ जाएगा। चीन जो है भारत के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। फिर पाकिस्तान जो है भारत के साथ लगभग 3300 की सीमा साझा करता है किलोमीटर की। इसके अलावा नेपाल जो है लगभग 1751 किलोमीटर की सीमा को साझा करता है। इसके अलावा म्यांमार जो है 1643 किलोमीटर की सीमा को साझा करता है। इसके अलावा भूटान लगभग जो है 699 किलोमीटर की सीमा को साझा करता है भारत के साथ। और सबसे कम जो सीमा है वो साझा करता है अफगानिस्तान भारत के साथ सिर्फ 106 किलोमीटर की। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, तो आपका हो जाएगा क्या है, बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है लगभग 4096 किलोमीटर की। वहीं सबसे कम भारत के साथ सीमा साझा करने वाला देश आपका कौन सा हो जाएगा, अफगानिस्तान जो है ये सिर्फ 106 किलोमीटर की सीमा को ही साझा करता है भारत के साथ।
वहीं भारत की जो मैंने आपको बता दिया, भारत की सबसे लंबी सीमा किससे लगती है, तो बांग्लादेश के साथ। सबसे छोटी सीमा है अफगानिस्तान के साथ। वहीं हमारे समुद्री पड़ोसी कौन से हैं, श्रीलंका और मालदीव जो है हमारे समुद्री पड़ोसी हैं। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, किस फसल की खेती के लिए जल भराव की आवश्यकता होती है। तो आप याद रखिएगा, जो वाटर लॉगिंग है, जो जल भराव है, ये आपकी किस फसल के लिए महत्वपूर्ण होता है, तो धान की फसल के लिए, यानी कि चावल की फसल के लिए। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चावल की फसल के लिए जो जल भराव है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। चावल जो है खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है, तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि चावल जो है किस फसल के अंतर्गत आता है, तो खरीफ की फसल के अंतर्गत आपका चावल आता है। खरीफ में आपका चावल आ जाएगा ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, ये सभी आपके खरीफ की फसल के अंतर्गत आते हैं। वहीं जो रबी की फसल है, रबी की फसल के अंतर्गत आपका आ जाएगा गेहूं। गेहूं सबसे महत्वपूर्ण जो है रबी की फसल है। गेहूं के अलावा आपका जौ, चना, बाजरा, सरसों, मसूर, आलू, ये सभी आपकी रबी की फसलें हैं, तो इनके बारे में आप याद रखिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, और निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, तो शिलोंग को। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। शिलोंग को है जो है पूर्व का स्कॉटलैंड हम कहते हैं, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा किसके साथ जुड़ी हुई है। तो जो आंध्र प्रदेश है यह हमारे पूर्व में स्थित है और इसकी जो सीमा है बंगाल की खाड़ी से लगती है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी से। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। तो महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ आपको उड़ीसा राज्य में देखने को मिल जाएंगी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा स्टेट, उड़ीसा राज्य में, ऑप्शन डी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, किस महासागर में, किस सागर में आपको देखने को मिल जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो आपको याद रखना है कि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ये आपको बंगाल की खाड़ी में देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर, तो बंगाल की खाड़ी में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न आपके सामने है, और निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक जो है किस नदी को हम बोलते हैं, तो कोसी नदी को। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, तो इसमें से सिंधु की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो ब्यास आपकी सिंधु की सहायक है, सतलज सिंधु की सहायक है, रावी सिंधु की सहायक है, लेकिन चंबल सिंधु की सहायक नहीं है। बल्कि चंबल किसकी सहायक है, आप याद रखिएगा, यमुना की, यमुना नदी की सहायक हो जाएगी आपकी चंबल। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और भारत में जो आम्र वर्षा है इसकी घटना किस ऋतु में, किस सीजन में आपको देखने को मिल जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो मैंगो सावर है, जो आम्र वर्षा है, ये आपको ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी के मौसम में देखने को मिल जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु में, यानी कि ऑप्शन बी आपका 100% सही है। रजत क्रांति का संबंध इनमें से किससे है। रजत क्रांति को हम सिल्वर रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, सिल्वर रेवोल्यूशन भी आप इसको कह सकते हैं। तो जो रजत क्रांति है इसका संबंध किससे हो जाएगा, अंडा के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो है इस क्रांति को स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर सही हो जाएगा, अंडा उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति। डिटेल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। रजत क्रांति यानी कि सिल्वर रेवोल्यूशन भारत में अंडा उत्पादन और कुक्कुट पालन यानी कि पोल्ट्री फार्मिंग के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि से संबंधित है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, गुजरात का अंकलेश्वर क्षेत्र जो है इनमें से किस ऊर्जा संसाधन के लिए प्रसिद्ध है। तो गुजरात का जो अंकलेश्वर वाला एरिया है, अंकलेश्वर जो क्षेत्र है, ये आपको मिल जाएगा पेट्रोलियम उत्पादन के लिए फेमस है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज आपको किस शहर में देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता में आपको हावड़ा ब्रिज देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जो जनसंख्या है न्यूनतम है, उसका न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। तो यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है। तो आप याद रखिएगा, जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व था ये अरुणाचल प्रदेश का था, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व था। वहीं बिहार का जो है मैक्सिमम यानी कि अधिकतम जनसंख्या घनत्व था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, न्यूनतम और अधिकतम दोनों आप याद कर लीजिएगा।
डेंसिटी की यहाँ पर बात हो रही है, जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है। वहीं पॉपुलेशन की बात करें, वर्तमान में सबसे अधिक जनसंख्या वाला स्टेट कौन सा है, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला स्टेट आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वर्तमान में सर्वाधिक है। फिरोजाबाद जो उत्तर प्रदेश का एक शहर है किसके लिए फेमस है, तो आप याद देखिएगा अपने कांच उद्योग के लिए, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। कांच उद्योग के लिए जो है उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद शहर फेमस है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कांच उद्योग के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष इसमें से कौन सा है, तो अशोक। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, अशोक जो है उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष हो जाएगा, ऑप्शन डी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी आपको उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में देखने को मिल जाएगी, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, और निम्नलिखित में से किसको जो है बैंकों का बैंक कहा जाता है, या इसको आप जो है और केंद्रीय बैंक भी कह सकते हैं भारत का, तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप याद देखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई जो है भारत का केंद्रीय बैंक हो जाएगा, इसको हम बैंकों का बैंक भी कहते हैं, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ था, तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम जो है जून 2000 को लागू हुआ था, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा, जून 2000 को जो है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को लागू किया गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो आरबीआई की यहाँ पर बात हो रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। तो सबसे पहले आप याद देखिएगा एक था एक्ट, एक था अधिनियम। आरबीआई का जो एक्ट था, आरबीआई का जो अधिनियम था, इसको हिंदी में एक्ट को हम अधिनियम कहते हैं, तो आरबीआई के एक्ट, आरबीआई के अधिनियम 1934 के तहत जो है आरबीआई की स्थापना की गई थी। कब, तो 1 अप्रैल 1935 को। तो ये डिटेल आप याद देखिएगा, 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई की स्थापना कर दी गई थी। और आरबीआई का जो नेशनलाइजेशन है, आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1 जनवरी 1949 को जो है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके अलावा आप याद देखिएगा जब आरबीआई की स्थापना की गई थी तो आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, पहले गवर्नर की यहाँ पर सिर्फ बात हो रही है, तो आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था, तो आप याद देखिएगा सर ऑसबोर्न स्मिथ, इनका नाम आप याद देखिएगा, सर ऑसबोर्न स्मिथ जो है ये आरबीआई के पहले गवर्नर थे। वहीं आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन हो जाएंगे, पहले भारतीय गवर्नर, तो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन बने थे, सीडी देशमुख, तो इनका नाम भी आप याद देखिएगा, सीडी देशमुख जो है आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। वहीं वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है, वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन हो जाएगा, तो संजय मल्होत्रा। तो ये सारे कुछ चीज़ें आप याद देखिएगा, वर्तमान में संजय मल्होत्रा जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है। तो जो चीज़ मैंने आपको बताई है सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना है ये किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी, तो जो पहली पंचवर्षीय योजना है ये वर्ष 1951 में स्टार्ट की गई थी। 1951 से लेकर 1956 तक चली थी पहली पंचवर्षीय योजना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक प्रभाग का प्रमुख कौन होता है, तो उत्तर प्रदेश में जो प्रशासनिक प्रभाग है इसका प्रमुख कौन हो जाएगा, तो इसके प्रमुख होते हैं मंडलायुक्त, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मंडलायुक्त। दुग्ध क्रांति यानी कि ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी हम जिसको जानते हैं, इसका जनक किसे कहा जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ऑपरेशन फ्लड को ही दुग्ध क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो इसका संबंध आपका हो जाएगा, ये दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो है इस ऑपरेशन फ्लड या दूध क्रांति को शुरू किया गया था। तो इसके फादर, इसके जनक कहे जाते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दूध क्रांति यानी कि ऑपरेशन फ्लड के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। वहीं डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। किसका, तो भारत में
हरित क्रांति का जनक हम बोलते हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और वनस्पति कृषि जो खेती का एक प्रारंभिक रूप है, पहली बार कहाँ पर प्रयोग में लाई गई थी? तो जो वनस्पति कृषि थी, इसको पहली बार प्रयोग में कहाँ लाया गया था? तो दक्षिण पूर्व एशिया में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व एशिया में जो है सबसे पहले इसको प्रयोग में लाया गया था। तो ऑप्शन बी आपका सही है। इमारत को लाइटनिंग से बचाने के लिए जो है, जो लाइटनिंग रॉड होती है, आपने देखा होगा कि बिजली जो चमकती है आकाश में, उससे बचाने के लिए मकानों के घर के ऊपर जो है एक रॉड लगा होता है। तो यह जो रॉड लगी होती है ये कहाँ पर लगाई जाती है, आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह जो रॉड होती है ये इमारत के शीर्ष पर लगी होती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर और डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भूजल यानी कि ग्राउंड वाटर में जो नाइट्रेट प्रदूषण मिलता है, इससे क्या होता है? तो ग्राउंड वाटर में जब नाइट्रेट की मात्रा सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे जल जो है प्रदूषित हो जाता है, तो इस नाइट्रेट से जो है कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? तो इस नाइट्रेट से जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी देखने को मिलती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी उत्पन्न होती है। कोरिंगा-गरान वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो कोरिंगा-गरान वन्यजीव अभयारण्य आपको देखने को मिल जाएगा आंध्र प्रदेश स्टेट में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश राज्य अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य अपना स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य की जो स्थापना है ये 24 जनवरी वर्ष 1950 को की गई थी। और विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस आपका प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को होता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को होता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस हम मनाते हैं। विश्व आर्द्र जो भूमि दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस आपका मनाया जाता है 2 फरवरी को, यानी कि इसको हम वर्ल्ड वेटलैंड डे के नाम से भी जानते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और किस सोशल नेटवर्किंग साइट के लोगो में एक पक्षी आपको देखने को मिल जाएगा? तो आप याद रखिएगा जो ट्विटर का लोगो है, जिसका नाम वर्तमान में क्या हो गया है? जिसका नाम वर्तमान में x.com हो गया है, और इसके लोगो में आपको जो है एक क्या देखने को मिल जाएगा? तो इसके लोगो में आपको एक पक्षी देखने को मिल जाएगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया है? तो x हो गया है। किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो किन्हीं दो उस स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा? तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो स्केल होती है ये किस तापमान पर, किस टेम्परेचर पर समान जो है रीडिंग दर्शाती हैं? तो -40 डिग्री। तो आप याद रखिएगा -40 डिग्री पर जो है दोनों की जो रीडिंग है वे समान होती है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केलों की। तो -40 डिग्री आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उत्तल दर्पण जिसको हम इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर के नाम से जानते हैं, इसका प्रयोग किस में किया जाता है? यहाँ पर पूछा गया है। तो आप याद रखिएगा जो वाहन होते हैं, जो गाड़ियाँ होती हैं, उनमें पीछे के यातायात को देखने के लिए, पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए जो है ड्राइवर की सीट के बगल में आपने देखा होगा कि ड्राइवर की ये मान लीजिए सीट हो गई, तो ड्राइवर की सीट के इधर साइड में एक छोटा सा मिरर लगा होता है, और यह जो छोटा सा मिरर होता है पीछे के यातायात जो आते हैं उनको देखने के काम में आता है। तो यह जो मिरर होता है आपका कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है, यानी कि यह आपका उत्तल दर्पण होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। उत्तल दर्पण का जो प्रयोग है वाहनों में पीछे के यातायात को देखने के लिए किया जाता है। वहीं जो कॉनकेव मिरर होता है, आप याद रखिएगा, कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण होता है। आपने देखा होगा कि जो गाड़ियों की हेडलाइट होती है, हेडलाइट, गाड़ियों की हेडलाइट में जो है आपका कौन सा मिरर होता है? तो ये आपका कॉनकेव मिरर होता है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो इसमें से भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है? तो आप याद रखिएगा, ठोस का द्रव में पिघलना ये भौतिक परिवर्तन है, गैसों का द्रव में द्रवीकरण भौतिक परिवर्तन है,
द्रव का गैसों में वाष्पीकरण, ये आपका जो है आपका हो जाएगा भौतिक परिवर्तन, लेकिन पदार्थ का किण्वन जो है ये आपका भौतिक परिवर्तन नहीं बल्कि यह आपका एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? तो यह एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, जल की कठोरता किसके द्वारा दूर की जा सकती है, किसके उपयोग से? तो जल में जो कठोरता होती है, जो हार्डनेस होती है, इसको धावन सोडा का उपयोग करके दूर किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धावन सोडा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, धावन सोडा का उपयोग करके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन, यानी कि इनमें से किसके अंतर्गत, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जो है मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है? तो आप याद रखिएगा, जो मकड़ियाँ होती हैं इनका जो अध्ययन है ये अराकनोलॉजी के अंतर्गत होता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अराकनोलॉजी के अंतर्गत जो है मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो इसमें से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा हो जाएगा? राइजोबियम। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। राइजोबियम जो है यह एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, मानव मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है, वह कौन सा हिस्सा है जो उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो आप याद रखिएगा, उल्टी जैसी जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, हमारा जो मेडुला ऑब्लिगेंटा होता है, जो हमारे मस्तिष्क के जो पीछे वाला हिस्सा है, पक्ष भाग होता है, उससे रिलेटेड है। तो यह जो है मेडुला ऑब्लिगेंटा जो है ये उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और यह जो मेडुला ऑब्लिगेंटा है हमारे दिमाग का पक्ष भाग होता है, पिछला हिस्सा होता है। और निम्नलिखित में से किसमें विटामिन डी सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो विटामिन डी है, जो मछली का तेल होता है, जिसको हम कॉड लिवर ऑयल के नाम से भी जानते हैं, यह जो है विटामिन डी का एक बढ़िया स्रोत माना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, कॉड लिवर ऑयल। अगला प्रश्न है, तो यह लास्ट प्रश्न था आज के जीके का होमगार्ड भर्ती परीक्षा के। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।